हेलो दोस्तों। आज हम एक सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज हुई कंपनी रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में जानेंगे। क्या ये यहाँ से मल्टी बैगर बन सकती है? अगर बन सकती है तो क्यों बन सकती है? सारा कुछ समझेंगे इसी एक वीडियो में। आइए देखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी समझते हैं कि जब रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। तो धीरू भाई अंबानी सबसे पहले सभी लोग जानते होंगे पेट्रोल सेक्टर में काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया, फिर पेट्रोल सेक्टर में आए, फिर इंडस्ट्री में आए। ठीक है। एक स्टोरी है छोटा सा। जब वो पहले अपना बहुत दिनों पहले की बात है, जब शेयर मार्केट ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन हुआ करती थी। तो जब वो लिस्ट करवाए थे तो उनके पीछे, उनके शेयर के पीछे बैर काटर लग गए थे ताकि उसके शेयर को गिराने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, फिर किसी तरह मतलब देखा कि मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी हो रही है, इतने शेयर तो मेरे हैं ही नहीं मार्केट में, लेकिन ये शेयर आए कहाँ से? तो शेयर को मतलब बेचा जा रहा था। लेकिन रिलायंस अंबानी भाई समझ गए कि धीरू भाई अंबानी भाई कि कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिर बैर काटल को ज़मीन स्तर पे ले आया था। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर धीरू भाई अंबानी से माफ़ी मांगी और फिर तब वहाँ से जर्नी फिर रिलायंस की ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया। ठीक है। अच्छा, मुकेश भाई की अब बात कर लें। तो मुकेश भाई जब बिज़नेस स्ट्रेटजी, मुकेश भाई की बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या है? मुकेश भाई की बिज़नेस स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक है। जब वो जियो की बिज़नेस में आए, यानी टेलीकॉम सेक्टर में जब आए, तो बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर लाए करते थे इस इंडस्ट्री में। तो इन्होंने जब यहाँ पर विजिट किया तब धीरे धीरे सारे सेक्टर खा गए। पूरा मार्केट कैप इन्होंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि इनका स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरह का रहता है कि पहले फ्री दो, फिर उसके बाद उसको पेड कर दो, ताकि वो लोग तो लेंगे ही, सर्विसेज अच्छी दो। पहले क्या होती थी, पहले कॉलर ट्यून भी के भी पैसे लगते थे, और भी कॉल भी बहुत महंगी थी। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाए, कोशिश नहीं कर पाते थे कि मैं भी डाटा यूज़ करूं। थोड़ा थोड़ा डाटा यूज़ करके डाटा बंद कर देते थे। बहुत लिमिटेड आदमी के पास मोबाइल थी, वो भी उसमें से भी लिमिटेड आदमी डाटा यूज़ करते थे। इन्होंने डाटा को भी बहुत सस्ता बना दिया। तो एक रिवोल्यूशन लेकर आए और एक क्रांति की दुनिया में, मतलब एक अद्भुत तरीके का बिजनेस, अद्भुत तरीके का सस्ता डाटा। और आज के दिन हम सभी लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं और डाटा बहुत सस्ता हो गया है। ये सिर्फ जियो का देन है। उसी तरह जियो अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी घुस रहा है, अपने पाँव जमा रहा है। तो इससे बजाज इंडस्ट्री को खतरा हो सकता है, बजाज फाइनेंस को। हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकती है, बट अगर बजाज इंडस्ट्री, इन माय ओपिनियन बजाज इंडस्ट्री भी गुड फंडामेंटल है उनके भी, और उनके भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब क्लाइंट हैं या फिर जो ट्रस्टेबल हैं, तो उनका बिजनेस रनिंग अप है। तो उनको उनको थोड़ा दिक्कत आएगा, बट सस्टेन कर जाएंगे। जैसे एयरटेल, टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी कंपनी थे सब बंद हो गए, एयरटेल सस्टेन कर गया। बट एयरटेल को अभी भी दिक्कत आती है। मतलब डिओपॉली हो गया इनके मार्केट में प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर दो ही कंपनी ने लाई कर रहे हैं आज के डेट में, दो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, है ना। तो अब मैं आता हूँ फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल पे। तो जियो फाइनेंशियल के अगर प्रमोटर ग्रुप को भी आप चेक करते हो तो के वी कामराथन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और एक हैं फॉर्मर आईसीआईसी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो फॉर्मर थे, पहले थे, हितेश सिठिया। वो इसमें क्या है, सीईओ हैं, है ना। और रिसेंटली में जो एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया एसबीआई को, और उन्होंने रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया है जियो फाइनेंशियल में। उनका काम है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो, ठीक है, फाइनेंशियल में। तो अब इनका रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है दोस्तों। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं
इनके प्रमोटर ग्रुप में और नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रुप में सारा कुछ आपको पता चलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल की बैलेंस शीट पे अगर मैं एक नज़र दूँ तो इसका टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो 1,19,598 करोड़ का है। तो आप इसका मार्केट कैप चेक करते हो तो मार्केट कैप अभी फ़िलहाल 1,60,000 करोड़ के आसपास का है, और उसमें से 1,12,000 करोड़ सिर्फ एसेट है इसके पास पड़ा हुआ। और अगर शेयर होल्डिंग की मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ तो रिलायंस ग्रुप ही शेयर होल्डिंग करता है 4.87%, और इसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर होल्ड करता है 2%, एंड फिर करता है यूरोपिक ग्रोथ फंड 1.55%। ये सब इतने बड़े बड़े लीडर इसमें होल्ड करते हैं, और मुकेश भाई का ये एक प्रॉक्सी प्ले भी हो सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर में वो जाते हैं उस सेक्टर को अपना बना लेते हैं। और ये कहीं कहीं प्रॉक्सी प्ले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं होते हुए भी वहाँ हैं, ठीक है। क्योंकि देखो रिलायंस का इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि बहुत रिटेल बिजनेस है, या फिर एक अगर अगर आप डाटा की बात करोगे ना, डाटा बेस की, तो रिलायंस के पास बहुत बड़ा डाटा है जो रिलायंस को और काफ़ियों से बेहतर बनाता है। आज इन दिस टाइम डाटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन। डाटा बहुत ज़रूरी है, और डाटा मुकेश अंबानी के पास बहुत भर भर के है, ठीक है। काफ़ी दिन से बिजनेस कर रहे हैं और भर भर के डाटा है उनके पास। अगर मैं इनका रिसेंट में वेंचर की मतलब जॉइंट वेंचर की बात कर लें तो ब्लैक स्टोन के साथ ये इनका जॉइंट वेंचर हुआ है दोस्तों, ब्लैक वेंचर के साथ, जो कि $150 मिलियन का है। अगर दोनों का मिला दिया जाए तो 150 300 मिलियन डॉलर का ये जॉइंट वेंचर है, जो कि आगे चलकर अच्छा ये आप समझ रहे होंगे कि ब्लैक स्टोन है क्या। तो ब्लैक स्टोन अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और उन्हीं के साथ ये टाई अप किए हैं, तो अपने बिजनेस को बहुत बड़े बना सकते हैं। और मुकेश भाई का ऐसा मानना है कि ये कॉन्फिडेंट हैं इस बिज़नेस को लेकर, ये क्रूशियल रोल निभाएगी, और इंडिया को एक डिजिटल फाइनेंस बनने में बहुत क्रूशियल रोल निभाएगी, बहुत मदद करने वाली है। अगर हम इंडिया की ग्रोथ को देखें तो जैसे चाइना से इंडिया थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अगर इंडिया के क्लाइंट बेस्ड को देखें ना तो इंडिया, अगर रिसेंट की डाटा को आप देखोगे तो इंडिया पॉपुलेशन बेस्ड में सबसे नंबर 1 हो गई है, और नंबर 1 लोग हो गए हैं उनके पास। और ये जो जियो है, जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, ये बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस ये दोनों फील्ड में अपनी पाँव जमा रहा है, और जमाएगा, बहुत तेज़ी से जमाएगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके सारे बहुत अच्छे लीडर हैं, और काफ़ी दिनों बाद ये अपने एक बिजनेस सेगमेंट को एक अपने से अलग किए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, टाटा ग्रुप का आईपीओ के बारे में काफ़ी दिनों बाद आया था। तो ये पहला ये इनका समझ सकते हैं, अगर ये आईपीओ भी ला सकते थे, लेकिन समझ सकते हैं आप अपने बिजनेस से ये अलग किए हैं तो इनको एक आईपीओ भी समझ सकते हैं आप। लेकिन अगर आप टेक्निकल में जाते हो तो डीमर्ज हुई है कंपनी, डीमर्ज हुई है। इनमें बहुत बड़ा गेम हो सकता है दोस्तों, और बहुत यहाँ से बहुत ऊपर जा सकती है। इन प्राइस से 240 से 250 में एक सही रेंज आता है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, बट इट इज़ योर चॉइस, क्योंकि आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप राइट टू स्पीक, राइट टू चूज़ इज़ योर फंडामेंटल राइट, एंड किसी को फॉलो करना ना फॉलो करना ये आपका अधिकार है, और अपने अधिकार को निभाइए। एंड जैसा मैं जानकारी दिया, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे साइट्स हैं, मनी कंट्रोल है, फिर बहुत सारे साइट्स हैं, गूगल्स में भी आप टाइप करोगे तो आपको सारा कुछ डाटा मिल जाएगी। जो भी मैंने आपको बताई, आपको सारा कुछ
गूगल्स में वगैरह में सभी जगह मिल जाएगी, आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इस पे एक आर्टिकल भी लिख दूंगा, stockphobia.com हमारी वेबसाइट भी है, आप वहाँ जाकर इस आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।